आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस शो में हम शामिल करेंगे आपके सवालों को। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है, लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। फोन कर सकते हैं आप हमें और अपने सवाल चाहे तो मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए हमें, और सोशल मीडिया हैंडल पर भी हम मौजूद हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर के जरिए भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। कुछ ही देर में दोनों एक्सपर्ट को भी हम शामिल करेंगे अपने शो में, जो कि आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन उसके पहले सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर, और शानदार तेजी देखने को मिल रही है। एक के बाद एक रिकॉर्ड लेवल्स हमें निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं, और सेंसेक्स, निफ्टी, इसमें मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में आज रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अगर निफ्टी की बात करें तो इस वक्त करीब 40 अंक ऊपर है और 19,600 के ऊपर टिका हुआ है। अभी सेंसेक्स में भी करीब हम देख रहे हैं कि 178 अंकों की तेजी है। और बैंक निफ्टी भी देखें, बैंक निफ्टी हल्का लाल निशान में जरूर कारोबार कर रहा है, लेकिन आज आईटी और मेटल से जो सपोर्ट मिल रहा है उससे हम बाजार में अच्छी तेजी देख रहे हैं। हालांकि बीच में थोड़ा नीचे आए थे, लेकिन अभी भी हरे निशान में ही बाजार कारोबार कर रहे हैं। वहीं बैंक निफ्टी दूसरी तरफ सपाट कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर बाजार को देखें, अगर टोन देखे बाजार का, तो वो काफी पॉजिटिव है, क्योंकि मार्केट ब्रेथ पर नजर डालें तो हर एक गिरने वाले शेयर के सामने लगभग 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हर निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो 3:1 रेशियो के साथ मजबूत मार्केट ब्रेथ है। और मिड कैप, स्मॉल कैप से भी हम देख रहे हैं कि काफी शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इसमें चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालेंगे तो विप्रो, एलटीआई, माइंडट्री, अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा स्टील और इन्फोसिस, यहाँ पर शानदार मजबूती है। और गिरने वाले शेयरों में हीरो मोटो, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स, एसबीआई लाइफ और टाइटन में वीकनेस हम देख रहे हैं। तो ये है बाजार का मोमेंटम। और चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए। विधि इन्वेस्टमेंट से विवेक कारवा और प्रिसिशन टेक्निकल एनालिसिस से मंदार भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। मंदार, सबसे पहले आपसे व्यू लेना चाहेंगे। काफी शानदार आज की ओपनिंग देखने को मिल रही है। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और शुक्रवार में जो हमने तेजी देखी थी वो आज भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू होते हुए नजर आ रही है। अब आगे की चाल आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये जो तेजी है ये जारी रहेगी और एक के बाद एक हम हाई लेवल्स चेस करते हुए नजर आएंगे? पूजा जी, देखिए, हमने पिछले 2-3 हफ्तों में एक बहुत ही जबरदस्त मूव देखी है ऊपर की तरफ। निफ्टी की बात करते हैं तो 18,600 650 के लेवल से 19,600 तक 1,000 पॉइंट की रैली, बहुत ही फास्ट काइंड ऑफ मूव देखी। लेकिन अभी क्या होगा कि अब अर्निंग स्टार्ट हो रहे हैं, तो अर्निंग्स की वजह से मुझे लगता है इंडेक्स में जो ये अप मूव, जिस तरीके की एक फास्ट मूव बनी थी, वो थोड़ी सी रुक जाएगी। थोड़ा सा स्लो काइंड ऑफ मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से अर्निंग्स आते हैं, कोई अगर पॉजिटिव अर्निंग सुनने को मिलता है तो उस दिन एक बुलिशनेस रहेगा। जब बाजार को कोई डिसअपॉइंट करता हुआ अर्निंग्स सुनने को मिलेगा, तब बाजार एक चॉपी काइंड ऑफ अ ट्रेड दिखाएगा। अंडर करंट पॉजिटिव है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन मुझे लगता है कि अपसाइड धीरे धीरे होगा, इंचिंग अपवर्ड्स होगा, बायस पॉजिटिव है। तो इसलिए जो ट्रेंड है मार्केट का, इंडेक्स का, वो ऊपर की तरफ होगा, लेकिन स्क्रिप्ट स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगी। और बेसिक चीज है कि अर्निंग्स के अनाउंसमेंट पे ये मूवमेंट डिसाइड होगी। बिल्कुल, तो अर्निंग सीजन है और इस वजह से खास व्यू लगातार बन रहा है। जब नतीजों की बात हो रही है तो हमारे साथ एक खास मैनेजमेंट बातचीत करने के लिए मौजूद है। जस्ट डायल के सीएफओ अभिषेक बंसल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। कंपनी के जो आंकड़े हैं उसने दूसरी तिमाही के लिए एनालिस्ट के अनुमान को तो पीछे छोड़ दिया, ये हम देख रहे हैं, और लगभग 15% मार्जिन के निशान को भी टच किया है। क्या हम आने वाले समय में मार्जिन में बढ़ोतरी देखेंगे, क्योंकि B2B सेगमेंट में सेल्स हायरिंग भी आपके यहाँ हुई है? पहले क्वार्टर में जैसा आपने सही बोला, हमारा तकरीबन 15% का मार्जिन था। कोविड के पहले हम लोग 25% के ऊपर मार्जिन करते थे। तो अभी जो हमारा कलेक्शंस में ग्रोथ आ रहा है, पिछले साल 44% ग्रोथ था, पहले क्वार्टर में तकरीबन 28% ग्रोथ था। और हमने कुछ कॉस्ट कंट्रोल के भी मेजर्स लिए हैं, जिसका पूरा इम्पैक्ट सेकेंड हाफ इस फिस्कल में आना चाहिए। तो ये जो 15% का मार्जिन है, हम मानते हैं कि ये आने वाले क्वार्टर्स में सीक्वेंशियली बढ़ना चाहिए। अभिषेक जी, हमने देखा कि इस बार आपके नतीजों में टॉप लाइन यानी कि आय में काफी धीमी ग्रोथ नजर आई, मामूली 6% की।
इसके पीछे की वजह हम समझ रहे हैं कि बढ़े हुए ब्याज दर और महंगाई कहीं ना कहीं बिजनेस सेंटिमेंट को कमज़ोर कर रही थी, लेकिन अभी ओवरऑल अगर सिचुएशन देखें तो क्या अब वो चिंता कहीं ना कहीं कम हो रही है? और अभी फिलहाल आप ग्राहकों के बीच डिमांड कैसी देख रहे हैं और आने वाले समय में कलेक्शंस कैसे नजर आ रहे हैं आपको? रेवेन्यू 6% क्वार्टर ग्रो किया है, जो कि काफी अच्छा है। और ट्रैफिक जो कि हमारे रेवेन्यू को लीड करता है, ट्रैफिक में हमारे पास 17 करोड़ यूजर्स थे पिछले क्वार्टर में, जो कि तकरीबन 16% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया। मोबाइल ट्रैफिक 18% ग्रो किया। और अच्छी बात यह है कि इस पर्टिकुलर ट्रैफिक में ज्यादा कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक ट्रैफिक का था, मतलब कि बहुत ही कम एडवर्टाइजिंग के साथ ये ट्रैफिक प्लेटफॉर्म पे आया है और ग्रो किया है। तो इन चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि रेवेन्यू भी आने वाले क्वार्टर्स में रीजनेबली ग्रो करना चाहिए। की बात करें बंसल साहब, तो इसमें ट्रिगर्स देखें, की ट्रिगर्स देखें तो एक्टिव पेड कैंपेन्स की बड़ी भूमिका रही, लेकिन क्वार्टर 1 में सिंगल डिजिट ग्रोथ रही। क्या एवरेज रियलाइजेशन प्री कोविड लेवल को पार कर गया है? उस लेवल को इसने कहीं ना कहीं सरपास किया है? और FY24 के लिए गाइडेंस क्या है? पेड कैंपेन्स ईयर ऑन ईयर तकरीबन 13.5% ग्रो किए हैं पहले क्वार्टर में। मार्च हमारा साल का सबसे अच्छा महीना होता है और अप्रैल थोड़ा सा वीक होता है। तो उस चीज को देखते हुए सीक्वेंशली कई बार किसी क्वार्टर में ग्रोथ कम दिखने में लग सकती है, लेकिन बेस्ट होगा उसको ईयर ऑन ईयर देखा जाए। रियलाइजेशंस हाँ इस समय 18,000 पर कैंपेन पर ईयर को क्रॉस कर चुके हैं, और उसमें 17% की ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी थी। तो आगे जाते हुए हमारा जो भी रेवेन्यू ग्रोथ आएगा वो आई थिंक पेड कैंपेन्स और ये टिकट साइज दोनों में एक ऑप्टिमल ग्रोथ मिक्स मेंटेन रहना चाहिए। अभिषेक जी, आपके कैश लेवल्स हम देख रहे थे, तो इस वक्त कंपनी की बुक्स में 4,150 करोड़ की कैश है। क्या आने वाले समय में कुछ एक्विजिशन का प्लान है आपका? हमारे पास इस समय बैलेंस शीट पे 4,160 करोड़ के आसपास कैश है, जो कि इस समय तकरीबन प्री टैक्स 7.25% हमें ऑन करके देता है। ये कैश फ्यूचर में किसी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी के लिए हो सकता है, लेकिन कोई इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी इस समय हम इवेलुएट नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले क्वार्टर्स में हम लोग देखेंगे कि इस कैश को किस तरह से बेस्ट यूटिलाइज किया जाए। इस समय ये बैलेंस शीट पे जैसे मैंने कहा 7.25% के आसपास हमें यील्ड करता है। ऑलराइट अभिषेक जी, थैंक यू सो मच अपना समय हमें देने के लिए और नतीजों पर और कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो ये थे जस्ट डायल के मैनेजमेंट CFO अभिषेक बंसल। कंपनी के नतीजे तो अच्छे दिखाई दे रहे थे, लेकिन स्टॉक में आज दबाव है करीब 2% का। स्टॉक पर क्या राय होनी चाहिए, ये हम अपने एक्सपर्ट से समझेंगे। जस्ट डायल पे कोई खास नजरिया फिलहाल प्रेशर में ये स्टॉक? देखिए प्रशांत, काफी रैली आ चुका है स्टॉक में, और मुझे लगता है कि इन स्तरों पे वैल्यूएशन थोड़ा सा स्ट्रेच्ड लग रहा है। अगर ये स्टॉक करीबन 750 तक मिले तो उस वक्त कोई भी इन्वेस्टर को मतलब फ्रेश निवेश की सलाह होगी। यहाँ पे आज के दिन तो मतलब ऐसा कॉस्टली लग रहा है कि अगर कोई मार्केट में करेक्शन आए तो इसमें बहुत ज्यादा दबाव दिखने को मिल सकता है। मतलब करीबन 43-44 की पी पे ये चल रहा है, और इतना वैल्यूएशन जो बिजनेस है उसको जस्टिफाई नहीं करता है। तो मैं थोड़ा सावधान रहूंगा और इससे दूर ही रहूंगा फिलहाल। और अगर जैसे मैंने कहा 750 तक आता है तो उस वक्त वापस देख सकते हैं स्टॉक को। फिलहाल अवॉइड की सलाह रहेगी। तो 750 के लेवल पर आता है तो वहां पर जो है वो खरीदारी के मौके बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस स्टॉक से दूर रहने की सलाह विवेक जी की ओर से आती हुई। चलिए अब हमारे खास सेगमेंट की बारी है, ऑप्शन का चैंपियन। और ऑप्शन की दुनिया में कहां है कमाई के मौके बताने के लिए फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। ध्वनि, गुड मॉर्निंग, और बताएं आखिर कहां बन रहे हैं आज ऑप्शन की दुनिया में कमाई के मौके? गुड मॉर्निंग। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से IT सेक्टर में काफी अच्छी यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिली है।
इसी हिसाब से आज जो हमने यहाँ पे ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो LTTS पे बना रहे हैं। बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रैटेजी यहाँ पे बना के चलना है। स्टॉक जो है वो ऑलरेडी अपनी एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी बनाया रखा है। इसको अगर हम आज के दिन में देखते हैं तो ओवरऑल स्टॉक में जो है वो फ्रेश बाइंग यहाँ से एक इनिशिएट हुई है। तो करंट लेवल से आपको 4150 का जो कॉल ऑप्शन है उसको बाय करना है। और वीकलीज पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 4350 के पास एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से 4350 का जो कॉल ऑप्शन है वो हमें बेच के चलना है। इसे बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रैटेजी कहा जाता है। तो दोनों को आपको यहाँ पे इस हिसाब से ट्रेड करना है। जो 4150 का कॉल ऑप्शन है वो करीब 130 से 132 पे चल रहा है और आपका जो 4350 का यहाँ पे ऑप्शन है वो 50 से 52 की रेट में चलना है। इसमें आपको अधिकतम जो फायदा है वो 24,000 तक का हो सकता है और जो यहाँ पे लॉस है वो 16,000 पे कैप हो जाता है। 1:1.5 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है L&T टेक में ऑप्शन का मौका बन रहा है। आपको जो है वो धनी पटेल की ओर से राय आती हुई 4150 की कॉल 132 पर खरीदें और 4350 की कॉल 50 से 52 पर बेचें। इसमें अधिकतम फायदा आपको 24,000 तक का हो सकता है, नुकसान 16,000 तक का हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे ध्वनि आपका इस अहम राय के लिए। है व्हाट्सएप पर बेंगलुरु से सुरेश जी का साइन हैंग के पास 20 शेयर्स 1441 पर इन्होंने साइन के शेयर्स लिए हुए हैं। आज अगर स्टॉक में हम देखें तो अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज तो सारे के सारे IT स्टॉक्स ही चल रहे हैं और इनकी खरीदारी हाल फिलहाल की ही नजर आ रही है। मंदार 1451 पर लिया था स्टॉक में, जो आज तेजी है उसका हल्का फायदा भी इनको हो रहा है, बट काफी मिनिमल प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। बट अगर इनको होल्ड करना है तो नेक्स्ट टारगेट आप क्या देख रहे हैं साइन के लिए, अगर इनका ट्रेडिंग का नजरिया है तो? पूजा जी देखिए, ये स्टॉक जो है ये फिलहाल 1400 और 1550 इस तरीके के 150 पॉइंट्स के रेंज में बना हुआ है और इनकी खरीदारी के बाद स्टॉक ने एक ऊपर की मूव दिखाई तो ये पॉजिटिव है। मुझे लगता है 1500 से लेके 1550 के बीच में इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लगता है कि जिस तरीके से पिछले 1-1.5 साल में इस स्टॉक ने एक अपमूव देखी है तो ऐसे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे ये स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। तो 1500 1550 ये प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा और इनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो 1400 का होगा। चलिए, तो यहाँ पर जो है वो खास नजरिया बनता हुआ मंदार जी का। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यासीन है और इन्होंने फेसबुक के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है और इनका सवाल है ओरिएंट ग्रीन के इन्होंने 1000 शेयर लिए हैं और जो खरीद भाव है इनका 2.5 रुपए है। फिलहाल मुनाफे में है, बहुत लोअर लेवल पर इन्होंने लिया हुआ है। विवेक बताएं कोई खास सलाह ओरिएंट ग्रीन पे बनती हुई? देखिए, ये जो काउंटर्स ऐसे लेते हैं लोग, बेसिकली एक स्पेकुलेटिव बाई होता है। अब ये स्पेकुलेटिव बाइस कभी क्या होता है कि अच्छा वर्कआउट हो जाते हैं और कभी आपके पैसे को टोटली डुबो सकते हैं। तो अगर आप एग्जांपल के लिए, उदाहरण के लिए पूछो जिसमें नुकसान हुआ हो, समझ लो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज है, सिंटेक्स प्लास्टिक है, जिसमें काफी लोगों ने उम्मीद जताई और लिया था लेकिन पैसा डूब गया। एक पॉजिटिव एग्जांपल है सुजलॉन, जो 3, 4, 5 रुपए में चल रहा था, आज के दिन कहां से कहां चला गया। तो एक स्पेकुलेटिव बाई, देखिए आपका डू और डाई सिचुएशन है। आज के दिन स्टॉक के अंदर आप अगर देखो क्या रीजन से बाई करोगे, फंडामेंटली मुझे कुछ नहीं दिखता है। लेकिन हाँ, एक पावर का, ग्रीन एनर्जी का ये जो माहौल बनाया हुआ है, बन के रखा है बाजार में, तो उसके कारण ये सारे स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। अब यहाँ से सही में अच्छा करेगा नहीं करेगा ये तो फंडामेंटल्स पे आगे चल के पता चलेगा। लेकिन आज के दिन आप अगर रिस्क लेना चाहते हो उतना ही रिस्क लीजिए, जितना पैसा आप सोचते हो कि हाँ भाई ये अगर डूब जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, उतना ही पैसा डालिए। नहीं तो ऐसे काउंटर से दूर ही रहो, वो सबसे बेटर ही रहेगा। आप अगर देख लो डाउन से कहां आ गया ये स्टॉक भी, तो अवॉइड की ही सलाह रहेगी। और देखिए स्टॉक करीबन 800 करोड़ का मार्केट कैप है, तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है फंडामेंटली इसको 22 की सलाह देने के लिए। हाँ, जैसे मैंने कहा उस तेजी के अंदर ऊपर जा सकता है, लेकिन रिस्क जितना ले सकते हो उतना ही लीजिए प्लीज। ठीक है, तो ये है व्यू ओरिएंट ग्रीन पर। अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़े हैं विजय। विजय जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। नमस्ते मैडम। ठीक है, हेलो जी नमस्ते, सवाल पूछिए अपना सर।
हाँ, मेरे पास 55 शेयर्स है IRCTC का। जी, कितना समय दे सकते हैं आप IRCTC को? 55 रुपीज। नो 55 शेयर्स है @708। नहीं, चलिए इनसे ओके, ठीक है, समझ गई। IRCTC पर एक बार व्यू ले लेते हैं। मंदार, आप राय दीजिए। 625 पर अभी ट्रेड कर रहा है फिलहाल। इन्होंने 708 पर लिया था और अभी हल्का नुकसान हो रहा है, 4,500 के आसपास का नुकसान इस वक्त इनको स्टॉक में हो रहा है। क्या लग रहा है आपको, वो 700 के ऊपर के लेवल्स वापस दिखेंगे? क्योंकि थोड़ा हाई लेवल पर इन्होंने यहाँ पर एंट्री ले ली थी, तो कुछ मुनाफे बनने के यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं, या फिर एग्जिट कर ले स्टॉक से? पूजा, देखिए फिलहाल तो पिछले एक साल से तो ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में, नैरोइंग काइंड ऑफ कंसोलिडेशन है, और ऐसे लग रहा है कि और एक 3 से 6 महीने इसी कंसोलिडेशन में ये स्टॉक बना रहेगा। तो अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड करने में दिक्कत है नहीं। अब इनकी जो खरीदारी है थोड़ी सी ऊपर की लेवल की, क्योंकि इस स्टॉक में जो सपोर्ट बनता है वो सपोर्ट है 560 से लेके 600 का। तो वो लेवल पे अगर सपोर्ट के आसपास अगर आप खरीदी करो तो उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टॉक अगर ऊपर में चलता है तो वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अब इनके केस में इनकी बाइंग जो है वो थोड़ी सी ऊपर के लेवल पे है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म व्यू है 203 साल के व्यू से अगर होल्ड कर सकते हैं तो ये पोजीशन जरूर होल्ड कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। अब इस स्टॉक में अगर करेक्शन आ जाता है तो ये क्या कर सकते हैं, तो नीचे की सपोर्ट लेवल्स के आसपास 600 के आसपास या 560 के आसपास अगर ये स्टॉक मिल जाता है तो वहां पे एक एडिशनल बाइंग कर सकते हैं, 540 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और फिर ऊपर जब चलेगा 600 650 तब वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इससे आप इनकी जो ओरिजिनल बाइंग कॉस्ट है वो कम की जा सकती है। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। फिलहाल जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है 2 से 3 साल का व्यू है तो होल्ड कीजिए। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो 540 का होगा। ठीक है, तो होल्ड करने की आपको यहाँ पर सलाह मिलती हुई। चलिए बढ़ते आगे, एक और खास सेगमेंट आपके लिए तैयार। हम हर दिन आपके लिए कमोडिटी मार्केट की बारीक बातों को बहुत ही आसान भाषा में लेकर आते हैं, और इसे लेकर आते हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन। देखते हैं कि आज वो हमारे लिए कौन सी कमोडिटी की ABCD लेकर आए हैं। कमोडिटी की ABCD में आज हम बात करने वाले हैं हल्दी वायदा की। हल्दी के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हल्दी का उत्पादक देश है, और दुनिया में जितना भी हल्दी होता है उसमें से अकेले 80% सिर्फ भारत में होता है, और दुनिया के ग्लोबल एक्सपोर्ट में भी भारत की हिस्सेदारी 60% की है। तो एक अहम उत्पादक देश भारत है। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो आंध्रा और तेलंगाना, अकेले आधा उत्पादन इन दोनों राज्यों में होता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और राज्य है जिसमें महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, जो बड़े उत्पादक राज्य में आते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके फसल की अगर इसकी बात करें तो फसल की जो इसकी बुआई होती है वो जून के महीने में शुरू होती है, और ये जनवरी मध्य से अक्टूबर के दौरान इसकी बुआई होती है, जून से अक्टूबर के दौरान, और इसके फसल जनवरी से लेकर जून तक आते हैं। तो ये इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और अभी इसका सोइंग सीजन भी चल रहा है, और उस वजह से यहाँ पर सोइंग कम होने की वजह से इसमें तेजी भी दिख रही है। और अब बात कर लेते हैं इसके वायदा कारोबार की। NCD एक्सप्रेस का वायदा कारोबार है, इसका जो लॉट है वो 5 मीट्रिक टन का है, 50 का यानी लॉट साइज यहाँ पर है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रेडिंग होती है। हर डिलीवरी महीने के 20 तारीख को इसकी एक्सपायरी होती है। अगर वो वर्किंग डे नहीं है तो उसके 1-2 दिन पहले भी इसकी एक्सपायरी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं किन खबरों का इस पर असर होता है। खबर यह है कि उसकी सोइंग के जैसे अभी नंबर आ रहे हैं, कमजोर नंबर है, तो भाव ऊपर की ओर बढ़ते हैं। साथ ही फ्लावरिंग से लेकर ऊपर की किस तरह के उत्पादन के नंबर आ रहे हैं, क्या एस्टिमेट हो रहा है, एक्सपोर्ट डिमांड किस तरह की है, घरेलू डिमांड किस तरह की है, पिछला स्टॉक पुराना स्टॉक क्या है, और आगे किस तरह का ओवरऑल नंबर्स रहने वाले हैं। तो ये सारे आंकड़े आपको देखने पड़ेंगे, फिर वायदा बाजार में अपने कारोबार को आप मजबूती दे सकते हैं। बिल्कुल, तो हल्दी जो है उसके बारे में ढेर सारी बेहतर इंसाइट्स मिलती हुई हमें विश्व मोहन की ओर से, और इस पूरे कारोबार की बहुत ही महीन और बारीक बातें उन्होंने आसान भाषा में आपके सामने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विश्व मोहन आपका इस अहम जानकारी के लिए। चलिए एक बार फिर अपने कॉलर्स की ओर मुड़ते हैं। प्रमोद हैं पुणे महाराष्ट्र से। प्रमोद जी नमस्कार, पूछें अपना सवाल। प्रमोद, आवाज मिल रही है आपको? आ रही है सर आवाज। जी जी, पूछें अपना सवाल। गुड मॉर्निंग।
हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने अदानी टोटल गैस का ATGL का सर शेयर लिया था। मेरा बाइंग का सर 2,300 रुपये था सर बाई। ठीक है। हाँ, कोई खास नजरिया? अभी सर वो लॉन्ग टर्म के लिए रखे, क्या क्या करे सर उसको? अभी वो 610 रुपये, 634 रुपये गए सर। बहुत नुकसान इस वक्त अडानी टोटल गैस में इनको होता हुआ। विवेक जी आपके पास आएंगे, बताएं क्या करना चाहिए? फिलहाल तो बहुत ही ज्यादा नुकसान में है। प्रशांत, आपको ध्यान होगा जब अडानी स्टॉक्स की कभी भी बात होती थी, मैं हमेशा यही कहता था कि अडानी, विल्मर और पोर्ट के सिवा मैं दूसरे अडानी स्टॉक्स को नहीं लूंगा, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत हद तक ओवर स्ट्रेच थे सब में। अब देखिए, स्टॉक प्राइसेस में करेक्शन आने का एक कारण होता है, और अडानी में ऐसा कारण हुआ कि जो मतलब हम सबको मालूम है क्या क्या इवेंट्स हुए। लेकिन इस गिरावट के बावजूद देखिए, आज ये कंपनी करीबन 71,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब 71,000 करोड़ का मार्केट कैप, और कंपनी आज भी नुकसान कर रही है। अब आगे चल के ये कब प्रॉफिट दिखाएगी, और प्रॉफिट इतना दिखा देगी क्या कि 70,000 करोड़ का मार्केट कैप जस्टिफाई करे, ये इसको आपको बहुत समय लगेगा। तो स्टॉक का डाउन साइड मिनिमल है, इसके लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो, लेकिन आपको इमीडिएटली रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। हो सकता है आपको 1-2 साल वेट करना पड़े। तो इसके लिए, और एवरेज की सलाह मैं ही नहीं दूंगा, क्योंकि अब प्रॉफिटेबिलिटी कब कंपनी दिखाएगी ये मुझे ध्यान नहीं है। तो एवरेज भी नहीं करने की सलाह रहेगी, बस होल्ड कीजिए, क्योंकि डाउन साइड मिनिमल है। जो नेगेटिव होना था बुक पे वो हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से और गिरावट तो फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। अब यहाँ से बढ़त ही नज़र आएगी, लेकिन आपको थोड़ा समय देना पड़ सकता है। अदानी टोटल गैस में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो थोड़ा लेकिन पेशेंस के साथ होल्ड करिए स्टॉक को। अगला सवाल ले लेते हैं, और हमारे साथ हैदराबाद से किशन जुड़े हैं फ़ोन लाइन पर। किशन जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। हेलो किशन जी आप सुन पा रहे हैं? आप थोड़ा डिस्टरबेंस है लाइन में। हेलो, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन NTPC पर इनका सवाल है शायद, और इन्होंने 205 शेयर्स, इनकी खरीद का जो भाव है वो 80 रुपये पर इन्होंने लिया होगा। देखना होगा, काफ़ी पहले की खरीद लग रही है, और लॉन्ग टर्म निवेशक ये लग रहे हैं, और NTPC में होल्ड करने का फ़ायदा भी इनको दिख रहा है। एक बार लेवल्स हम चेक कर लेते हैं, है कब की खरीद, क्योंकि अभी तो 188 पे ट्रेड कर रहा है ये। मंदार, क्या सजेस्ट करेंगे? NTPC पर बने रहें स्टॉक में? लग रहा है कि 2020 और 2021 के आसपास कहीं तो इन्होंने खरीदी की है, और इनके खरीदी के बाद स्टॉक में एक अच्छी खासी अपमूव भी हमें देखने को मिली है। तो 80 रुपए से ये स्टॉक करंट लेवल्स जो है 190 195 तक चल भी चुका है। अब ये करंट लेवल्स पे स्टॉक में एक रेजिस्टेंस बनता है, तो और ये तगड़ा रेजिस्टेंस है, लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है, यानी 2007, 8, 9 वो समय अगर देखते हैं 3 साल का लिस्टिंग के बाद, वहां पे यहाँ पे स्टॉक यहाँ से नीचे गिरा था, और मल्टीपल टाइम्स यहाँ से ये लेवल से ऊपर नहीं चल पाया है। तो मुझे लगता है यहाँ ये लेवल्स पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। पूरा भी नहीं करते हैं तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर करना चाहिए, और बाकी की जो पोजीशन है उसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इनके लिए सुझा सकता हूं। 180 का स्टॉप लॉस होगा, 180 के स्टॉप लॉस से बाकी की पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि अच्छी खासी मूव बनी है, प्लस एक रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग किया तो बेहतर होगा। ठीक है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह, अच्छी खासी जो तेज़ी है वो स्टॉक ने देख रखी है। 180 का स्टॉप लॉस भी आप लगा के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आगे का नज़रिया ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉलर की ओर। रमेश जी हैं इंदौर मध्य प्रदेश से। रमेश जी नमस्कार, पूछें अपना सवाल। हेलो जी रमेश जी पूछें अपना सवाल। सर, मैंने ये LIC के शेयर लिए थे, IPO के 15 शेयर 949 के। वो तो सर इसको अब होल्ड करना चाहिए, बेच दे, होल्ड कर देना, क्या करना चाहिए? ठीक है, तो ज़्यादातर लोग जो है वो IPO के लेवल पे ही फंसे हुए नज़र आते हैं, जिस तरह से हमारे पास तमाम क्वेरीज आती हैं। चलिए विवेक जी बताएं क्या राय होगी। हालांकि इस पे कई बार हमने बहुत स्पष्ट राय बनाई हुई है, लेकिन फिर भी फिलहाल कोई नज़रिया ख़ास बनता हुआ?
प्रशांत, पता नहीं क्यों आज सारे सवाल ऐसे आ रहे मेरे पास जिसका ना बाई रिकमेंडेशन है ना सेल रिकमेंडेशन है। मतलब अब क्या नजरिया दिया जाए वो एक कंफ्यूजन में चल रहा है। देखिए LIC भी जब 590 580 चल रहा था उस वक्त कई बार मैंने बोला कि इसका डाउनसाइड मिनिमल है, नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि इसका जो अंडरलाइंग असेट्स है जो मार्केट में इन्होंने निवेश किया हुआ उन भावों पे ये चल रहा है, तो स्टॉक वाइज डाउन नहीं जाएगा। और ऊपर कब जाएगा? जब मार्केट ओवरऑल ऊपर जाएगा, परफॉर्म करेगा और इसका होल्डिंग वैल्यू भी बढ़ेगा। अब बिजनेस वाइज तो मैं पॉजिटिव नहीं हूँ कंपनी पे, क्योंकि मार्केट शेयर ये लगातार प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों लूज कर रही है, मतलब उनके पास जा रहा है इनका शेयर। तो मतलब बिजनेस परफॉर्मेंस के कारण शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाने वाला है, लेकिन हाँ आपको 700 750 दिख सकता है बिकॉज ऑफ ओवरऑल मार्केट वैल्यू के कारण। तो डाउनसाइड मिनिमल है, बस आपको होल्ड करना है तो होल्ड कीजिए, और यहाँ से मतलब अगर 600 आए तो आप बाई करो, 650 आए तो सेल करो। ऐसा ट्रेडिंग करके आप अपना एवरेज कम कर सकते हो। मुझे ज्यादा होप नहीं है। तो LIC पर काफ़ी बार बात हो चुकी है, जैसा कि प्रशांत भी बता रहे थे, और ये व्यू बनता हुआ इस वक्त नुकसान काफ़ी हो रहा है। स्ट्रैटेजी आपको बता दी गई LIC पर, लेकिन चलिए अब फोकस करते हैं HDFC बैंक के नंबर्स पर। और ये नतीजे इस लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि मर्जर के बाद ये पहला नतीजा बैंक पोस्ट कर रहा है। तो क्या कुछ अनुमान है इस बार के नंबर्स से? वैसे तो कंपेरेबल नहीं होंगे नंबर्स, लेकिन किस तरह की ग्रोथ नज़र आ रही है ओवरऑल बुक्स में? एसेट क्वालिटी को लेकर किस तरह के नंबर्स आ सकते हैं, ये एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ हर्ष जुड़ चुके हैं पूरे एनालिसिस लेकर। हर्ष, बताइए। जी हाँ, तो जो HDFC बैंक का जो NII है 23% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। NII में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अराउंड 24,000 करोड़ के आसपास वो नंबर एक्सपेक्टेड है। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो 20% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। जो ओपेक्स है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो काफ़ी एलिवेटेड रहेंगे HDFC बैंक के लिए। ये साल भी काफ़ी एलिवेटेड रहेंगे, लास्ट ईयर भी FY23 में भी एलिवेटेड था, क्योंकि HDFC बैंक 1500 ब्रांचेस ऐड करने का कमिटमेंट कर चुका है FY24, 25 और 26 में। तो वो कमिटमेंट के दौरान ओपेक्स काफ़ी एलिवेटेड रहेगा, यही एक्सपेक्टेशन है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट NII जितना एक्सपैंड नहीं होगा तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी नहीं मिलेगा शायद से ये साल भी। जब प्रोविजनिंग नंबर को देखें तो 4000 करोड़ के आसपास वो प्रोविजनिंग नंबर आएगा, और जिसकी वजह से और प्रोविजनिंग साइड पे एग्री बुक पे एक फोकस रहेगा कि एग्री बुक का एक तो परफॉर्मेंस कैसा है और कमेंट्री कैसा आता है HDFC बैंक से। तो ये दो चीज़ें पे मॉनिटरेबल और फोकस रहेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लार्जली स्टेबल, 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ये पर्टिकुलर नंबर पे। और जब हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्यूमुलेटिव नंबर देखें 11,000 करोड़ आसपास एक्सपेक्टेड है स्टैंड अलोन नंबर फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 20% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। NPS की बात करें तो मे बी स्लाइट इंक्रीज आएगा, स्लाइट एक्सपेंशन आएगा NPS में, बट लार्जली स्टेबल सेट। बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की एक्सपेक्टेड नहीं है, ना ही रिडक्शन एक्सपेक्टेड है, लार्जली स्टेबल सेट एक्सपेक्टेड है NPA के नंबर फ्रंट पे। और लार्जली जब कमेंट्री में भी देखें और जब ग्रोथ नंबर्स भी देखें 16% ग्रोथ एडवांसेस में ऑलरेडी आ चुका है, अराउंड 19% प्लस ग्रोथ डिपॉजिट्स फ्रंट पे भी आया है। तो एक अच्छा डिपॉजिट मोबिलाइजेशन चल रहा है HDFC बैंक का। और ओवरऑल जब देखें तो ग्रोथ आ रहा है लार्जली कमर्शियल और रूरल बैंकिंग से और रिटेल से। तो ये दो उनके लीवर्स काफ़ी अच्छे ग्रो हो रहे हैं। ओवरऑल एक स्टेबल सेट एक्सपेक्टेड है HDFC बैंक से। थैंक यू हर्ष आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। विवेक, आपसे राय लेना चाहेंगे, HDFC बैंक के नतीजों में इस बार आप क्या वॉच करेंगे? देखिए पूजा, आफ्टर मर्जर ये पहला रिजल्ट रहेगा, तो इसके कारण मुझे लगता है कि एक मतलब ज्यादा पॉजिटिव या ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा, एक मार्केट एक्सपेक्टेड के दौर पे ही आने वाला है। और जितना जैसा भी मतलब ये मर्जर के बाद जो बिजनेस होगा उसका प्राइसिंग ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, करीबन 1640 जो चल रहा है अभी स्टॉक। मुझे लगता है कि इसका अपसाइड भी थोड़ा सा कैप रहेगा अगले एक क्वार्टर के लिए। फुल रिजल्ट आ जाए एक बार आफ्टर मर्जर, उसके बाद में एक्चुअली एक क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस के साथ बता पाऊंगा कि क्या आगे एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो फिलहाल तो बस वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। ठीक है,
तो HDFC बैंक वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाइए। इस बार के नतीजे आएंगे, कमेंट्रीज जब आएंगी तो उसके बाद यहाँ पर हम एनालिस्ट से फिर से वापस से समझने की कोशिश करेंगे नतीजों को। तो इस पर हमारी नजर रहेगी। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए गौरव, नमस्कार। उत्तर प्रदेश के किस शहर से हैं आप, जरा बताएं, और आपका सवाल क्या है? मैं उत्तर प्रदेश से गोरखपुर से हूँ जी, और मेरा सवाल ये है कि मैं HAL का शेयर रखा हूँ, 600 शेयर है, 3820 रुपए का, और इसको क्या करना चाहिए? अभी होल्ड करना चाहिए या मैं निकल जाऊं? ठीक है, कोई नजरिया, लॉन्ग टर्म नजरिया या अभी तुरंत का नजरिया आप चाह रहे हैं? 1 महीने का नजरिया और चाहता हूं मैं। ठीक है, ठीक है। तो गौरव हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, और उनका सवाल HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इनके पास 600 स्टॉक्स है, 3820 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। 1 महीने तक होल्ड कर सकते हैं, नजरिया चाहते हैं। मंदार जी बताएं क्या करना चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल हमने देखा डिफेंस स्टॉक में एक अलग तरह की तेजी नजर आई। हमने जो लगातार डिफेंस डील्स हो रही हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स हो रहे हैं, उनका इम्पैक्ट नजर आ रहा है। जी सही कहा आपने। देखिए ये सारी पॉजिटिव न्यूज है जिसकी वजह से ये स्टॉक सारे ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, प्लस एक अंडरकरंट ये स्टॉक्स में बहुत ही बढ़िया सा लग रहा है। यानी अब HAL का चार्ट अगर हम शॉर्ट टर्म चार्ट देखते हैं तो पिछले 1 महीने से स्टॉक तो कंसोलिडेशन में है, लेकिन अंडरकरंट पॉजिटिव है। तो और ऑलरेडी मंदार सर अपने आप को अनम्यूट आप जरा कर लें। प्रशांत जी मैं कह रहा था कि लॉन्ग टर्म चार्ट अगर देखते हैं तो 550-600 के लेवल से ये स्टॉक ऑलरेडी 3800 तक चल चुका है, तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न जनरेट कर चुका है। लेकिन ये जो सारी पॉजिटिव बातें आपने बताई वो एक रीजन है कि जिसके वजह से इस स्टॉक में अंडरकरंट अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। अब ध्यान रखना है कि पिछले 1 महीने से ये स्टॉक एक नैरोइंग काइंड ऑफ कंसोलिडेशन में है। इस स्टॉक में जो सपोर्ट बनता है वो 3700 से लेके 3600 के लेवल्स तक है, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस बनता है वो 3900 से 3950 के लेवल्स तक है। तो ये लेवल्स के बीच में ये स्टॉक पिछले 1 महीने से ट्रेड कर रहा है। अब इनका व्यू जो है वो शॉर्ट टर्म है, तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म चार्ट पे ही ये लेवल्स फॉलो करनी चाहिए उन्होंने। और ऊपर में अगर 3900 3950 का अगर ये लेवल स्टॉक ब्रेक कर देता है तो इस स्टॉक में 4400 से लेके 4500 तक का इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट बन सकता है। लेकिन ध्यान रखिए शॉर्ट टर्म व्यू ही रखिए इस स्टॉक में, और स्टॉप लॉस जो है वो 3550 का होना चाहिए। 3550 के स्टॉप लॉस से आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड कीजिए। आइडियली इस स्टॉक में फ्रेश पोजीशन अगर बननी हो तो वो ब्रेकआउट पे बननी चाहिए, यानी 3950 का रेजिस्टेंस ये जब भी ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ तब एक फ्रेश पोजीशन जरूर इस स्टॉक में बना सकते हैं। तो वो लेवल जरूर वॉच करनी है, और उसके ऊपर 4400 4500 का टारगेट बनेगा। ठीक है, तो होल्ड करिए। 4500 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा समय आपको देना होगा, लेकिन आप बिल्कुल और तेजी के लिए होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। अब आगे बढ़ेंगे और आज फोकस में एक और दिग्गज कंपनी के नतीजे। LTI माइंडट्री भी आज अपने नतीजे घोषित करने वाला है, जो कि हाल ही में अभी निफ्टी इंडेक्स में भी शामिल हुई है। तो नतीजों से क्या अनुमान है ये समझ लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नतीजों से पहले स्टॉक में 3.5% से ज़्यादा की मजबूती नजर आ रही है। नतीजे कैसे रह सकते हैं बताने के लिए अनीशा जैन हमारे साथ मौजूद हैं। अनीशा बताइए। जी हाँ, LTI माइंडट्री की बात करें तो ये पहला मौका होगा जब कंपनी निफ्टी 50 में जुड़ने के बाद नंबर्स अनाउंस करेगा, तो काफ़ी इंटरेस्ट है। बट नंबर्स इटसेल्फ थोड़े बिनाइन और म्यूटेड होंगे उनकी पहले के परफॉर्मेंस के मुकाबले। अगर डॉलर रेवेन्यू की बात करें, ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 0.6%, रुपी रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 1% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड कॉन्स्टेंट करेंसी में भी 0.6% ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। कंपनी ने पहले ही बोला था कि इस साल का स्टार्टिंग थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, तो Q1 का एक्सपेक्टेशन इसलिए थोड़ा म्यूटेड है, लेकिन आगे चल के रिकवरी की उम्मीद है। BFSI सेगमेंट भी थोड़ा स्लो रहा है, तो वो इम्पैक्ट आएगा नंबर्स में। हाईटेक अभी तक वीक था, बट मैनेजमेंट ने हिंट किया था कि लो बेस पे हो सकता है इम्प्रूवमेंट हो। देखते हैं कि हाईटेक का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। मार्जिन में 16.8% का एक्सपेक्टेशन है, 40 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट। वो बिकॉज लास्ट क्वार्टर में मर्जर कॉस्ट आया था, वो इस टाइम नहीं होगा, तो उसका इम्प्रूवमेंट आएगा। प्लस मर्जर्स की जो सिनर्जीज है वो आना शुरू हो जाएंगी। पैट की बात करें तो वो 7% हायर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्लोजर टू 1200 crore रुपीज़। सबसे ज़रूरी रहेगा मैनेजमेंट का कॉमेंट्री आगे चल के, एंड क्या वो डबल डिजिट ग्रोथ FY24 का मेंटेन करते हैं या नहीं, बिकॉज डिमांड
बहुत ही अनसर्टेन है। हमने कमेंट्री सुनी है TCS, HCL टेक, विप्रो से, सब ने वीकनेस और अनसर्टेनिटी की बात की है, तो इसके चलते क्या वो डबल डिजिट ग्रोथ मेंटेन करते हैं या नहीं, वो क्रिटिकल रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनीशा आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो मार्जिन काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जिस पर की हमारी नज़र रहेगी। ओवरऑल नंबर्स अच्छे ही नज़र आ रहे हैं LTI माइंडट्री के, बट विवेक आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार LTI माइंडट्री के नंबर्स से? स्टॉक उसके पहले तो तेज़ है, नतीजों के पहले कोई पोजीशन ले लेनी चाहिए LTI माइंडट्री में नतीजों के पहले, या फिर नतीजे आएंगे तब आप वॉच करेंगे नंबर्स को? मैं वेट करूंगा नतीजों के लिए पूजा, क्योंकि एक तो रैली हो चुकी है करीबन, देखिए 4,800 से लगातार 5,000 करीबन ऑलमोस्ट 300 पहुंच गया है। और अब आगे चल के नतीजों में ये देखना पड़ेगा कि आफ्टर पोस्ट मर्जर मतलब इनके मार्जिन्स क्या दिखाते हैं, अट्रिशन लेवल्स क्या है, और इनकी कमेंट्री मतलब अब यूएस में क्या हो रहा है, क्या होने के आसार है, ये सुनना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है अभी IT, और आगे चल के हो सकता है कि अच्छा करे। लेकिन हाँ, ये सब कमेंट्री सुनने के बाद एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो जो भी दिग्गज कंपनीज है, TCS, इन्फोसिस, LTI, इन लोगों की कमेंट्री सुनने के बाद ही एक पोजीशन बनाने का कॉन्फिडेंस आएगा। तो फिलहाल वेट एंड वॉच रहेगा आफ्टर द रन अप, और अगर रिजल्ट खराब आता तो एक करेक्शन वापस देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो LTI माइंडट्री आपको यहाँ पर राय भी दे दी गई नतीजों पर, और उसके बाद नतीजे कैसे रह सकते हैं ये भी हमने आपको बताया। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही, इतने ही सवालों को हम आज शामिल कर पाएंगे। विवेक जी, मंदार जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। तो फिलहाल मुझे और प्रशांत को दीजिए इजाज़त। एक